करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज देखने वाले हैं अभी हम इसके झा सर का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, आप रिवीजन पर्पज़ से वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं आप सभी के लिए रियली बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। रोज़ 3-3 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैथ का, साइंस का और रीजनिंग का। तो आप अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न आकृति जो है, ये आकृति जो है इसके बाद कौन सा आकृति होगा। देखिए, यहाँ 5 सर्कल पहले आकृति में है, बीच में क्रॉस आ गया एक दूसरा में, फिर एक क्रॉस हटा, सर्कल हटा और ये क्रॉस आ गया। तो अब क्या सिचुएशन होगा कि अब सिचुएशन एक होगा, या तो एक सर्कल हटेगा एक और क्रॉस आ जाएगा, यही सिचुएशन होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि 3 क्रॉस होगा। 3 क्रॉस ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फूल कपड़े सफ़ेद, यानी कि फूल कपड़े सफ़ेद, फूल भी सफ़ेद हो सकते हैं और कपड़े भी सफ़ेद हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, ठीक है। तो इसे डायग्राम से कैसे बनाएंगे? चलिए, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ 15 पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान 35 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। यानी कि 20 तो दोनों पढ़ते हैं और टोटल कितना है? 35। तो मैथ 15 पढ़ेंगे और 20 ये टोटल कितना हो जाएगा? 35। तो 60 में से 35 हम माइनस कर देंगे तो 25 केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। डायग्राम हमारा ये हो गया। अब हमसे पूछा केवल रसायन विज्ञान कितना पढ़ते हैं, तो रसायन विज्ञान की बात की जाए तो 25, यानी कि 35 में से 60 में से 35 गया 25, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, यानी कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी। देखिए, इस तरीके से अगर डायग्राम होता है, ठीक है, तो 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ देते हैं, उतना ही त्रिभुज होता है। 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 1 2 3 4 4 है तो कितना होगा? 4 होगा तो 10 होगा। और नीचे वाला में देखते हैं कि 1 2 3, यानी कि 3 है तो 1 और 2 3 जोड़ेंगे तो कितना? 1 2 3 3 6 हो जाएगा, तो 10 16 बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि एक कक्षा में एमी, बेला, सेरा, दिया, एम्पा और फिला 6 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 6 विद्यार्थी हैं। इन 6 विद्यार्थियों में एम्पा और दिया एमी से छोटी हैं। एमी से छोटी कौन है? एम्पा और दिया एमी से छोटी है लेकिन फिला से भारी है, ठीक है। सेरा एम्पा से भारी है। सेरा जो है ये एम्पा से भारी है और दिया से लंबी है, दिया से लंबी है। बेला सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। एमी सेरा से भारी है और फिला बेला से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। अब हम देखिए, आकार और वजन 2 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक तो वजन है भारी, यानी कि वजनदार है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि सेरा एम्पा से भारी है और दिया से लंबी है। सेरा जो है एम्पा से भारी है, यानी कि सेरा एम्पा से भारी है और दिया से लंबी, ये चीज़
यानी कि अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो शेरा, ठीक है, शेरा किससे भारी है? इम्पा से भारी है और दिया से लंबी है। इम्पा से भारी है लेकिन दिया से लंबी है। अब देखिए एमी शेरा से भारी है, यानी शेरा से भारी कौन है वजन में? तो एमी है। तो ये यहाँ पे एमी वजनदार में आ गई। अब देखिए फिर फिला बेला से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। एमी से लंबी है कौन? एमी से लंबी है बेला, यानी लंबाई में बेला तो लंबी है एमी से। फिला बेली से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। एमी से लंबी है लेकिन वजन में एमी के बराबर है, ठीक है। और कह रहा है फिला बेली से छोटी है। फिला जो है बेली से छोटी कौन है? तो फिला है। तो फिला हमारे पास यहाँ आ जाएगी। फिला बेली से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। एमी से लंबी है तो एमी से लंबी है। एमी से अगर लंबी है तो वो किससे लंबी हो जाएगी? शेरा से भी लंबी हो जाएगी। शेरा से लंबी तो यहाँ पे शेरा आ जाएगी। एमी शेरा से भारी है। चलिए अब कह रहा है कि एमी शेरा इम्पा से भारी है। शेरा जो है इम्पा से भारी है और दिया से लंबी है। बेला शेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। इम्पा और दिया एमी से छोटी हैं। इम्पा और दिया जो है वो एमी से छोटी है, तो एमी कहाँ आ जाएगी? एमी यहाँ आ जाएगी और इम्पा यहाँ आ जाएगी। और दिया क्या है? दिया सबसे छोटी है। शेरा इम्पा से भारी और दिया से लंबी है, तो दिया यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए क्रम जब हम सजा लेंगे तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? निम्न में से मित्रों कौन सा समूह फिला से छोटा है? तो फिला से छोटा की बात की जाए तो फिला क्या है? फिला से एमी है, एम्पा है और दिया छोटा है। एमी एम्पा दिया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी कौन है? तो लास्ट में सबसे दिया थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊपर से चौथे क्रम में कौन होगा यदि उन्हें उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखा जाए? लंबाई के अवरोही क्रम में रखा जाए तो डायग्राम जो था वो तो हम हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा एक बार। हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 को रीड किया जाता है तो रिहर्स को क्या कहा जाएगा? हाउस को एच को क्या लिखा जाए? 10। एच को यहाँ पे एच को 10 लिखा जाता है। एच का पोजीशन क्या होता है? एच का पोजीशन 8 होता है, इसमें 2 जोड़ के 10 लिखा जाता है। ओ का पोजीशन क्या होता है? 11। यहाँ पे भले ओ का पोजीशन 15 होता है, यहाँ से -2 करके लिखा जाता है। यू का पोजीशन आपका 21 होता है, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यानी +2 करके, यानी कि एक में +2 हो रहा है, एक में -2 हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि रिहर्स का क्या होगा? REHEARSE, इसका क्या होगा? अब आर देखिए, आर का पोजीशन क्या होता है? 18 होता है, तो 18 2 20, 2 ऑप्शन में 20 है, तो 2 ऑप्शन को काट दीजिए पहले, ठीक है। अब ई का पोजीशन कितना होता है? ई का पोजीशन 5 होता है, तो इसमें -2 करना है, तो क्या हो जाएगा? 3। अब जब 3 हो गया तो देखिए इसमें क्या है? दूसरा में 7 है, तो इसको काटिए, ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टैलिन, तूहित, उजाला, वरुण और वहीदा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठने की बात की जाए तो ये केंद्र है, इस तरफ मुँह करके बैठे हैं। बात समझ में आ गया। अब कह रहा है केंद्र की ओर मुँह करके इसके इर्द गिर्द बैठे हैं। वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं बैठी है। वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं, यानी कि प्रेरणा अगर यहाँ बैठी है तो वहीदा इसके तुरंत बाएं बैठी है, तुरंत बाएं बैठी है। लेकिन तूहीन या स्टैलिन की पड़ोसी नहीं है, यानी कि ये वहीदा तूहीन या स्टॉलिन की पड़ोसी नहीं है। तो अगर पड़ोसी नहीं है तो स्टॉलिन यहाँ होगा, क्योंकि इसका पड़ोसी ये नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैलिन वहाँ बैठ गया। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। उजाला जो है
उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। तो कुतुब कहाँ बैठेगा? अगर कुतुब को हम यहाँ बैठा दिए तो इसके तुरंत दाएं कौन है? उजाला है। ठीक है, उजाला इसके तुरंत दाएं है। वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण जो है वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। राहुल तुहिन, यानी कि तुहिन यहाँ बैठेगा तो राहुल यहाँ बैठेगा। ये उजाला और तुहिन के बीच में बैठा है। तो हमसे कह रहा है वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, तो वरुण कहाँ बैठा होगा? वरुण यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अब दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की दाएं से दूसरा है? दाएं से दूसरा कौन है? दाएं से दूसरा कौन है, हमसे ये पूछा गया। यानी कि जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की दाएं से दूसरा है। दाएं से दूसरा राहुल के दाएं दूसरा प्रेरणा नहीं है। राहुल यहाँ प्रेरणा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी। वरुण और वहीदा, वरुण यहाँ बैठा है, वहीदा यही बैठा है। दाएं से दूसरा की बात की गई है तो अगले बगले, ये भी नहीं होगा। उजाला और तुहिन, दूसरा पहले, उजाला के तुरंत बाद दूसरा कौन है? तुहिन है। यानी कि उजाला तुहिन एक दूसरे के क्या हैं? दूसरे में बैठे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की गई है कि तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठा है। तुहिन जो है उजाला और कुतुब के बीच में बैठा है, नहीं। उजाला वरुण के बगल में बैठी है। उजाला यहाँ है, वरुण यहाँ है, तो बगल में बैठी है, नहीं। वरुण तुहिन के दाएं और वहीदा के बाएं बैठा है। वरुण जो है तुहिन के दाएं और वहीदा के बाएं बैठा है, यही सही है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें आगे भी क्वेश्चन शायद पूछ रहा है, ठीक है, तो वो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा और वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि स्टेलिन किस स्थान पे बैठा है? तो स्टेलिन आपका किसके दाएं था? स्टेलिन जो था शायद कुतुब के आसपास था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथन के आधार पर संभवतः श्रेष्ठ अनुसरण करने वाले निष्कर्ष को चुने। कथन ए, उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA HR में कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त की माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, ये तो कथन है कि उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA HR में कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ़ किया जा सकता है। अगर अनुभव न भी हो तो उसको माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है निष्कर्ष कि MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व अनुभव होगा कह रहा है। ठीक है, तो हो भी सकता है कि जो MBA करता है उसको HR में कुछ तो अनुभव होगा। दूसरा कह रहा है MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व अनुभव नहीं होगा, ये भी हो सकता है। यानी कि एक और दो दोनों अनुसरण कर सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात कीजिए। फिशेज, एक्वेरियम, बर्ड्स। देखिए जो फिश होती है उसे एक्वेरियम में रखा जाता है, तो बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है? बर्ड्स को एवियरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए कथन है, कथन के हिसाब से हमको आंसर देना है। सीधे हम कथन पे आ जाते हैं। ठीक है, कि सभी नदियाँ बादल हैं। जितने भी नदियाँ हैं ये बादल हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, सभी नदियाँ बादल हैं। कुछ जानवर नदियाँ हैं, कुछ जानवर जो हैं वो नदियाँ, कुछ जानवर नदियाँ हैं। ठीक है, सभी बादल नदियाँ हैं, कुछ जानवर, कुछ जेफोर जानवर क्या हैं? नदियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कुछ नदियाँ जानवर हैं, कुछ नदियाँ जानवर हैं, कुछ नदियाँ जानवर हैं, बात तो सही है। कुछ नदियाँ जो हैं वो जानवर हैं, बिल्कुल हैं। कुछ बादल नदियाँ हैं, हाँ कुछ बादल नदियाँ भी हैं, क्योंकि सभी नदियाँ बादल हैं तो कुछ बादल क्या हो जाएगा? नदियाँ भी हैं। यानी कि ये दो भी अनुसरण करता है। सभी बादल नदियाँ हैं, सभी बादल नदियाँ नहीं है। सभी नदियाँ बादल हैं तो कुछ बादल नदियाँ होंगी, तो ये हमारा नहीं होगा। और सभी जानवर बादल हैं,
नहीं, कुछ जानवर बादल हैं तो ये भी नहीं होगा। तो अनुसरण केवल 1 और 2 करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे हम कथन पे आते हैं। एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, जिससे 147 रनों स्पिनरों द्वारा बनाए गए। अब देखिए, कह रहा है कि कोई मैच हुआ, ठीक है, जिसमें कुल 210 रन बनाया गया, जिसमें 147 रन कौन बनाए? स्पिनर बनाए। ये तो कथन है। निष्कर्ष कह रहा है टीम में 70% स्पिनर है, टीम में 70% स्पिनर है। ये नहीं कहा जा सकता कि 70% स्पिनर है। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, सलामी बल्लेबाज जो थे वो स्पिनर थे, ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस कथन में कहीं सलामी बल्लेबाज का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ कहा गया है कि जिसमें से 147 रन स्पिनर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है ना तो एक अनुसरण करता है, ना तो 2, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 फरवरी 2012 को मंगलवार था, तो 8 जून 2012 को कौन सा दिन होगा? देखिए 2012 क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो फरवरी में कितना दिन का होगा? 29 दिन होगा। तो यानी फरवरी में 14 फरवरी 2012 का रहा है, तो इसमें शेष कितना दिन बचेगा? 15 दिन बचेगा फरवरी में। जब 15 दिन फरवरी में बचेगा तो मार्च में कितना होता है? 31 दिन। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? शेष 3 आएगा, ठीक है, मार्च। अप्रैल में कितना दिन बचेगा? तो 2 दिन। मई में कितना दिन बचेगा? तो 3 दिन। और 8 जून को कितना दिन बचेगा? तो 1। इन सभी को जोड़ दीजिए, 15 3 18 या 2 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 15 9 24 24 बट्टा 18 2 20 24 बट्टा 7, यानी कि 3 दिन शेष रह गया। जब 3 दिन शेष रह गया तो मंगल में 3 दिन जोड़ देंगे, तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि वो दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4:05 में आधे घंटे तक मिनट की सुइयों के बीच क्या होगा? हम जानते हैं 11/2m माइनस 30h लगाते हैं, तो 11/2m कितना है? 5 माइनस 30 गुना 4, ये हो जाएगा 55/2 माइनस 3 चौके 12 120, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 240 में से 55, या इसको 27 दूना 54, यानी कि 27.5 27.5 120 में से 27.5 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बच जाएगा 92.5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कथन और निष्कर्ष का है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कथन कि कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियाँ और कुछ को पराग पसंद होते हैं। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। ये कथन कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद होते हैं, ठीक है। कुछ कह रहा है कि कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद होते हैं, ठीक है। तो सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो कुछ मधुमक्खियों को सभी पक्षियों के कीड़े, कुछ को मधुमक्खियाँ और कुछ को पराग पसंद है, और कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। तो निष्कर्ष कर रहा है कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद होते हैं, ये नहीं कहा गया है। कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हो, कुछ कीड़े कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 जो है वही अनुसरण करेगा कि कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। यदि नाव और नेवर को जेन जैब योग, नेवर से डैट को यूला जेन बैक और नाव से दिस को यूला कोडित किया जाता है, तो दिस और डैट का मतलब क्या है? देखिए कंसेप्ट को हमें समझना होगा इस तरह के प्रश्न को। देखिए सबसे पहले हमको क्या कहा? दिस और डैट, यानी किस में दिस और किस में डैट है। हमने देखा एक तो डैट यहाँ है और एक दिस यहाँ है।
तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा पहले उसको हमको समझना होगा। अब देखिए नाउ यहाँ है और नेवर, ठीक है, नेवर यहाँ भी है और नेवर यहाँ भी है। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या हमें कॉमन दिख रहा है उसको हम देखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें दिख रहा है जेन यहाँ पे और जेन यहाँ पे, जेन जेन इन दोनों में दिख रहा है। इसका मतलब है कि नेवर का मतलब हो सकता है कि जेन हो, ठीक है, नेवर का मतलब हो सकता है कि जेन हो या, अब देखिए उसके बाद देखेंगे नेवर हो गया। अब यहाँ पे नाउ दिया है, नाउ यहाँ पे भी है, तो नाउ इज दिस। अब देखिए नाउ में यहाँ और नाउ हमारा यहाँ भी है, तो यहाँ पे उला जैब, इसका मतलब है कि इस नाउ का मतलब जैब हो सकता है, जो जैब यहाँ पे दिया है ये हो सकता है। अब देखिए से यहाँ पे भी दिया है, से यहाँ पे भी दिया है, इसका मतलब है कि से यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उला यहाँ पे है, उला यहाँ पे, इसका मतलब है से का मतलब उला हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं दिस और डैट में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे दिस में टैल हमारे पास बच गया, और डैट की हम बात करें तो डैट में हमको दिख रहा है कि वैक क्या बच गया, हमको यहाँ पे डैट में वैक हमको दिख रहा है कि वैक बच गया, ठीक है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और देखिए यहाँ पे भी है, तो और में भी यहाँ पे वैक है और वहाँ पे है, ठीक है, तो और में वैक हो गया, तो दिस डैट में क्या हो जाएगा, डैट में वैक और दिस में आपका टैल, यही हो जाएगा। यानी कि टैल यैक किन दोनों ऑप्शन में है, तो देखेंगे कि टैल और यैक ऑप्शन एक ही में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि पी क्यू का भाई है, क्या है, पी जो है ये क्यू का भाई है, यू टी का पिता है, यू जो है वो टी का पिता है, पी क्यू का भाई है और टी जो है यू टी का पिता है, यानी टी का पिता क्या हो गया, यू हो गया, जो एस का भाई है, जो एस का भाई है, यानी कौन, टी एस का भाई है, ठीक है, एस का भाई हो गया, एस का भाई आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ कौन हो गई, आर हो गई, क्यू आर क्यू की माँ है जिसकी बहन एस है, यानी इसकी बहन कौन है, एस है, इसकी बहन क्या हो गई, एस है, तो यू आर से किस प्रकार संबंधित है, तो यू और आर में क्या होगा, यानी कि ये दोनों जो होगा, जब ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा, ये इसका भाई है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो यू आर का पति होगा, यू जो होगा वो आर का पति होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधे हम कथन पे आते हैं, ठीक है, कि कुछ व्यापारी अमीर हैं, कुछ व्यापारी जो हैं वो अमीर हैं और बिरला अमीर हैं, कुछ व्यापारी अमीर है और बिरला अमीर है। निष्कर्ष कहता है कि बिरला एक व्यापारी है, बिरला जो है वो एक व्यापारी है, बिरला के पास एक बड़ा फॉर्म है। देखिए कुछ व्यापारी अमीर है, बिरला अमीर है, बिरला एक व्यापारी है ये नहीं कहा गया, कहा गया कि कुछ व्यापारी अमीर है और बिरला के पास एक बड़ा फॉर्म है, फॉर्म का जिक्र नहीं किया गया है, ना तो यहाँ अनुसरण एक करेगा ना दो करेगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपने माँ के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताती है, ठीक है। पूनम विराट से, पूनम जो है वो विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि उसे अपनी माँ के, यानी इसकी माँ के पिता के एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताती, एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताती है, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, विराट और पूनम पति पत्नी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, ये पूनम पत्नी हो जाएगी किसके, तो विराट के, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे देखते हैं, सीधे कथन पे हम आते हैं कि
सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सुबह का सैर जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शाम की सैर हानिकारक होती है। शाम की सैर जो होते हैं वो क्या होता है, हानिकारक होता है। और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी देखिए ऐसा नहीं है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं या शाम की सैर हानिकारक है। ना तो ये एक अनुसरण करेगा और ना तो दो अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, या इसे कर देते हैं, रुकिए। ये कह रहा है पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 61% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 24% जीव विज्ञान में अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अंग्रेजी और समान अध्ययन में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 27% जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए तथा 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए। तो जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उत्तीर्ण, लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत का उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से क्या अनुपात जो सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण है लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। देखिए 5% की बात की गई जो किसी में उत्तीर्ण नहीं है, यानी कि पास होने वाले कितने हैं, पास होने वाले 95% हैं। यही है। अब देखिए इसके लिए हमको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ये हमको 2 डायग्राम और एक 3 डायग्राम बनाना होगा। एक तो बायोलॉजी के लिए, दूसरा इंग्लिश के लिए, तीसरा सोशल साइंस के लिए। ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 61% में अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 61% जो है ये अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि सोशल साइंस में 60% उत्तीर्ण हुए। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। अब देखिए जीव विज्ञान अध्ययन में उत्तीर्ण हुए 24% जीव विज्ञान अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 24% जो हैं जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो 24% की बात की जाए तो 95 का 24% हमको निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 95 का 24% अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24% समाज में 24% जीव विज्ञान अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 24% जीव विज्ञान अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 27% जीव विज्ञान में और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 5% किसी में भी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 5% फेलियर वाला है। ठीक है। तो अब देखिए जीव विज्ञान में और अंग्रेजी में, जो जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कितना पास हुए ये हमसे पूछा है। तो जीव विज्ञान 53% और आपका 61%, यानी कि जीव विज्ञान में उत्तीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीनों में उत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 + 61 + 60, यानी कि 174। ठीक है। अब देखिए दोनों में उत्तीर्ण की बात की जाए, दोनों में, 2 सब्जेक्ट में अगर उत्तीर्ण की बात की जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में उत्तीर्ण की बात की जाए तो एक तो होगा 24% + 35% + 27%, यानी कि 86%। तो कुल उत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 174 में से हम क्या कर देंगे 95%, 95 यानी कि 79, कितना हो गया 79 लोग उत्तीर्ण हो गए। अगर हमसे पूछा जाए एक विषय में उत्तीर्ण की संख्या कितनी होगी तो 86 में से 79 माइनस कर देंगे, ये 86 में से 79 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 7। तो ओवरऑल जो हो गया कितना हो गया, ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल 7 हो जाएगा, यानी तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तीनों में कितना हो गया 7। अब देखिए हमसे कह रहा है कि दोनों में कितना हो जाएगा, इन टोटल में से तो 17 हमारा इन दोनों में हो जाएगा, और केवल विज्ञान और अंग्रेजी में बोला जाएगा तो 9 विज्ञान में और 9 अंग्रेजी में हो जाएगा। ठीक है। अगर अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में हमसे बोला जाए
तो ये कितना हो जाएगा, 20 आपका सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में हो जाएगा। और जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की बात की जाए तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 28। और आपका केवल सोशल साइंस में कितना हो जाएगा, 5। अब जब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 5 25 24 ना। तो चलिए हमसे क्या पूछ रहा है उसी को देख लो। अंग्रेजी में उत्तीर्ण लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण। अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण हो लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो। अंग्रेजी में उत्तीर्ण, तो अंग्रेजी में टोटल उत्तीर्ण कितना हो जाए, अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण और जीव विज्ञान में सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में तो उत्तीर्ण होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो उसका रेशियो कितना है, बायोलॉजी और सोशल साइंस में उत्तीर्ण का अनुपात 28 हो जाएगा और इसका आपका 20 हो जाएगा। तो ये 7:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि यदि विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण है, तो सभी विषयों में कितना, 86 - 79 यानी कि 7। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए। तो केवल एक विषय में वहाँ पे 9 + 9 + 5 यानी कि 23 × 2 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 27 2 4 3 4 6 5 1 4 के विपरीत सतह पर किस ग्रुप के होने की संभावना है। संभावना है पूछा गया है। 4 के विपरीत क्या हो सकते हैं, तो 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी इसके विपरीत यही हो सकता है। ये जो दिख रहा है इसी में से कोई होगा। तो 1 5 6 इन तीनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिसमें 4 दिख रहा है ये चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जिसमें 4 दिख रहा है वो नहीं हो सकता है, उसका अपोजिट वाला पासा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कि मानसून के कारण महामारी होने से बचाव के उपाय के रूप में नगर प्राधिकारियों ने सारे शहर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पूर्व धारणाएं जो है नगर प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने के कारण शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लोग सामान्य वैक्सीनेशन की ज़रूरत के बारे में क्या कह रहा है, लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की ज़रूरत के बारे में जागरूक हैं। देखिए बिल्कुल जागरूक हैं। आप समझ रहे हैं कि अभी कोरोना का महामारी चल रहा है। ठीक है, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी का सीज़न चल रहा है, इसमें वैक्सीनेशन हो रहा है। तो क्या लोग दोनों चीज़ के लिए ये हैं, सरकार भी चाह रही है, लोग भी चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों पूर्वधाराएँ क्या हो जाएगी, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही, ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि A B C D E F G ऐसे लिखा जाए तो कह रहा है कि 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। 11वें के दाएं 7वां कौन सा होगा, तो 11वें के दाएं से 7वां कौन सा होगा। तो ये हमसे पूछा गया है। ABCDEFGH ऐसे ही करके ये कितना होता है लेटर, 26 होता है। तो बाएं से 11वां, बाएं से जब 11वां चलिएगा तो ZYXWVUTSRQP यानी वो क्या हो जाएगा, बाएं से P होगा, यानी कि बाएं से क्या हो जाएगा, P होगा यानी 11वां अक्षर। और दाएं से 7वां, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि अगर 18 हो जाएगा तो टोटल कितना होता है, टोटल हम क्या करते हैं, टोटल 26 नहीं जोड़ कर टोटल 27 करते हैं। ठीक है, तो 27 कैसे करते हैं, टोटल बराबर क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं ना, तो टोटल हमारे पास 26, ये इधर आके क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है, तो अब लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना हो गया, 18 हो जाएगा। 17 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। तो 9 बचेगा। तो 9 ABCDEFGHI 9 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कैलकुलेटर घड़ियां हैं। सभी कैलकुलेटर क्या हैं? ये घड़ी हैं। और सभी फ़ोन घड़ियां हैं। और सभी फ़ोन जो हैं, सभी कैलकुलेटर घड़ियां हैं। और सभी फ़ोन जो हैं, जितने भी फ़ोन हैं वो भी घड़ियां हैं। जितने भी फ़ोन हैं वो क्या हैं? घड़ियां हैं। और कुछ टेलीविज़न कैलकुलेटर हैं। कुछ टेलीविज़न जो हैं वो कैलकुलेटर हैं। यानी कुछ टेलीविज़न कैलकुलेटर हैं। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सभी फ़ोन टेलीविज़न है। सभी फ़ोन टेलीविज़न है। सभी फ़ोन घड़ियां हैं। सभी घड़ियां टेलीविज़न है। अच्छा, सभी घड़ियां टेलीविज़न हैं तो सभी फ़ोन टेलीविज़न हो जाएगा। सभी फ़ोन भी टेलीविज़न हो जाएगा। और कुछ टेलीविज़न कैलकुलेटर हैं तो कुछ टेलीविज़न क्या हैं? कैलकुलेटर हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।